नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अक्टूबर का महीना कई मायनों में बेहद खास है। एक और त्योहारों की धूम है तो वहीं दूसरी ओर इसी महीने साल के दूसरे और आखिरी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में किस तरह पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सूर्य ग्रहण अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसमें लग रहा है, तो ऐसे में तर्पण कर सकते हैं कि नहीं और क्या कुछ विधि विधान होंगे? देखिए, हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अमावस्या जिस दिन हम सर्वपितृ श्राद्ध करते हैं, सर्वपितृ अर्पण करते हैं, 14 और 15 की रात्रि यानी अगले दिन नवरात्र का प्रारंभ है और अमावस्या है और अमावस्या पर हम विशेष पूजन करते हैं। और उसी दिन अगर ग्रहण लग जाए और खास करके सूर्य ग्रहण लग जाए, जिसका कि सूतक भी 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, और जैसा कि जो ग्रहण का समय है वो 8:34 पर रात्रि को प्रारंभ हो रहा है और 2 बजे करीब 2:22 पर 2:25 पर करीब खत्म होने जा रहा है। सो ऐसे कंडीशन में अगर सूतक की बात की जाए, 12 घंटे पहले की बात की जाए, तो सुबह 8 बजे से पहले ही जो सूतक है वो प्रारंभ हो जाएगा। सो ऐसे कंडीशन में ये बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं कि जहाँ ग्रहण लग रहा है वहाँ पर पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जहाँ पर भी ग्रहण का प्रभाव हो रहा है वहाँ पर तर्पण इत्यादि पहले कर लिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। ग्रहण लगने से पहले यानी प्रातः 8:34 से पहले ही जो पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि हमको देना है, जो दान इत्यादि देना है, वो सारी जो क्रियाएं हैं वो ग्रहण लगने से पहले ही, सूतक लगने से पहले, क्षमा चाहूँगा, ग्रहण तो रात्रि में लग रहा है, लेकिन सूतक लगने से पहले ही उन सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से कर लेना चाहिए। ये हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पितृ क्रिया अगर हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं जी पॉसिबल नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिए, मान लिया जाए कि ये पॉसिबल नहीं कि हम सुबह सूतक लगने से पहले कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप फिर भोजन इत्यादि से, जब आप श्राद्ध करते हैं तो आप उस दिन भोजन देते हैं या उस दिन कुछ सामग्रियों का दान करते हैं, तो फिर ये सब नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक पितरों को सिर्फ जल देने की विधि है, तर्पण की विधि है, तो तर्पण की विधि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भोजन इत्यादि बना करके किसी ब्राह्मण इत्यादि को खिलाने का कार्य या कोई दान करने का कार्य, जनरली ब्राह्मण भोजन करेगा ही नहीं सूतक लगने के बाद, लेकिन दान इत्यादि का कार्य जो है वो आप नहीं कर सकते। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सूर्य ग्रहण के वक्त किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? गर्भवती महिलाएं खासकर किन किन सावधानियों को बरतें? जी, जहाँ पर भी ग्रहण का विशेष प्रभाव है वहाँ पर खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो तेज आवाज़ में टीवी नहीं देखना चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तेज आवाज़ में कोई भी टीवी या कोई भी म्यूज़िक इत्यादि तेज आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ काटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ तोड़ना नहीं चाहिए। नियमतः इस प्रकार का है कि सिले हुए वस्त्रों को धारण किया जा सकता है, लेकिन जिन वस्त्रों के अंतर्गत कोई गांठ इत्यादि लगानी पड़ती हो, ऐसे वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोना नहीं चाहिए। जब ग्रहण काल चल रहा हो तो सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में किसी को अपशब्द इत्यादि प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, भगवान के धार्मिक नाम का स्मरण करना, अपने आप को प्रसन्न रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। कुछ काटें नहीं, कुछ सब्जी इत्यादि ना काटें। भोजन ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो सूतक में भोजन किया जा सकता है। अधिकतम कोशिश करें, यदि कोई बीमार है या कोई मेडिसिन इत्यादि आपको लेनी है, तो ऐसे परिस्थिति में जिस जल से आप मेडिसिन इत्यादि ले रहे हैं उसमें गंगा जल या तुलसी का पत्ता डाल करके मेडिसिन लिया जाए, वो सबसे फायदेमंद होगा। भोजन अगर करना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको लिक्विड जो सबसे ज़्यादा है, तरल पदार्थ इत्यादि जो है, या जूस इत्यादि है, या खिचड़ी इत्यादि है,
ऐसे भोजन को करना चाहिए। उसका रीजन है सूर्य ग्रहण क्योंकि लग रहा है और हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमारी भोजन पचाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो पित्त प्रकृति से प्राप्त होती है, और सूर्य पर ग्रहण लगने से जो हमारी पित्त प्रकृति है वो शरीर की डिसबैलेंस होती है, जिस कारण से अगर आप भोजन करते हैं तो उस भोजन के पॉइजन बनने का या आपके शरीर को नुकसान करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भोजन करना भी पड़ता है, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, तो ऐसे परिस्थिति में लिक्विड जो है उसको अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें, ये विशेष ध्यान रखें। खैर और बहुत सारे लोगों के लिए जो नियम है उस पर चर्चा करेंगे, बट जो लोग रोगी इत्यादि हैं उनके लिए गंगा जल इत्यादि का प्रयोग करके और भोजन इत्यादि वो ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सूतक काल को लेकर जानकारी आप दीजिए। सूतक काल क्या होता है और सूर्य ग्रहण में किस तरीके से इस सूतक काल में क्या कुछ विधि विधान है वो जैसे मानने क्या, चाहिए? क्या होता है जब भी सूतक काल का मतलब ये होता है कि ग्रहण लगने से पहले करीब 12 घंटे पहले जो सूर्य का विशेष प्रवेश है राहु की काशा में वो प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से जो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होनी चाहिए, जो ऊर्जा उसकी प्राप्त होनी चाहिए, वो ऊर्जा हमको प्राप्त होनी कम हो जाती है। और जब सूर्य की जो ऊर्जा है वो प्राप्त होनी कम हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो भोजन इत्यादि हैं उनमें जो विषैले पदार्थ हैं, जो विषैले कीटाणु हैं, उनके बनने का संयोग सबसे अधिक हो जाता है। और ये प्रक्रिया सूर्य ग्रहण के समय प्रारंभ होती है करीब 12 घंटे पहले। सो उसी को सूतक काल कहा जाता है, यानी ग्रहण लगने से पहले जो हल्की हल्की छाया प्रारंभ होती है उसको सूतक काल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि संभव हो तो सूतक के समय भी भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी किया गया भोजन, हाँ ग्रहण के समय वो अधिक नुकसान करता है, ग्रहण से पहले उसका नुकसान कम होता है, लेकिन संभवतः जो साधु संत इत्यादि हैं या जो जनरली प्रीस्ट इत्यादि हैं, जो धार्मिक चीज़ों को बहुत मानते हैं या जो साइंस को भी विशेष रूप से मानते हैं, वो सूतक काल में भी कोई गरिष्ठ भोजन लेना कम पसंद। गरिष्ठ भोजन का मतलब है कि जो भोजन ऐसे हैं जिनको पचने में दिक्कत हो सकती है, उन भोजन को लेना कम पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। पितृपक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्या कुछ जब हम तर्पण करते हैं तो किस तरीके से हमें तर्पण करना चाहिए और क्या इस वक्त तर्पण करना शुभ होगा? मैंने सबसे पहले कहा कि तर्पण एक्चुअली पितृपक्ष में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जी। पितृपक्ष में जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है उसमें आप पितरों का आवाहन करते हैं, फिर पितरों को जल देते हैं। तर्पण कहते हैं पितरों को जल देना, जिसमें आप उत्तर की तरफ मुख करके ऋषियों को जल देते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके देवताओं को जल देते हैं, दक्षिण की तरफ मुख करके आप यम का तर्पण करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। देखिए, जब आप तर्पण करते हैं तो उसमें आप कुशा का प्रयोग करते हैं, जब तर्पण करते हैं तो काले तिल का प्रयोग करते हैं, तर्पण करते हैं तो आप जौ का प्रयोग करते हैं। वैसे भी ग्रहण के समय भी तुलसी या कुशा या गंगा जल का प्रयोग करने से आपके स्वास्थ्य को नुकसान होने का सबसे कम चांस रहता है। तो जल दिया जा सकता है, तर्पण किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और जनरली लोग करते हैं कि अमावस्या में भोजन तैयार करके और ब्राह्मणों को ले जा करके दिया जाता है। तो वो जो भोजन देने वाली प्रक्रिया है उसका प्रयोग ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन जो पिंडदान की प्रक्रिया है, पिंडदान में क्या करते हैं कि एक पिंड बना करके जौ के आटे का और उसका विधिवत पूजन होता है, तो उस प्रक्रिया का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जस्ट तर्पण किया जा सकता है जी। लेकिन बाकी जो श्राद्ध की प्रक्रिया है उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो सूतक काल है उससे पहले ही सारी प्रक्रियाओं को अपना लिया जाए। भाई समय मिल रहा है, सुबह 8:34 से सूतक जाकर लगेगा, तो उससे पहले इन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। जी। जब हम तर्पण कर रहे हैं, जब हम जल ढार रहे हैं तो उस वक्त सूर्य पर अगर ग्रहण है तो कहा यह जाता है कि जल ढारते वक्त आपको सूर्य को देखना है, तो ऐसे में अगर हम सूर्य को नहीं देखते हैं तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्योंकि तर्पण में ये विधान नहीं है जी। आप, ये नियम है कि श्राद्ध करने के बाद आप सूर्य को भी जल देते हैं, यह शास्त्रोक्त नियम है कि जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने के बाद आप सूर्य को भी जल देते हैं। लेकिन तर्पण करते वक्त ऐसी कोई विधि नहीं है कि तर्पण करते वक्त आपका सूर्य दर्शन होना ही चाहिए। तर्पण की तो अलग अलग प्रक्रिया, जब आप उत्तर की तरफ मुख करके तर्पण कर रहे हैं तो आप सूर्य को नहीं देख रहे हैं। सो ऐसे कंडीशन में उस समय तर्पण करने से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सूतक में यदि आप सूर्य को जल अर्पण भी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जनरली नियम है कि जब ग्रहण चल रहा हो उस टाइम पर सूर्य को नंगी आंख से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए,
बट सूतक काल में सूर्य को जल अगर आप देते भी हैं तो उसका कोई खराब प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। तो सूतक काल में जल इत्यादि दिया जा सकता है, तर्पण करने से किसी प्रकार का दोष नहीं है। बिल्कुल। जी। राशियों की बात करते हैं, राशियों पर भी सूर्य ग्रहण का काफी प्रभाव पड़ता है। इस बार ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेगा? ये ग्रहण जो घटित हो रहा है वो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में घटित हो रहा है, शनिवार के दिन घटित हो रहा है। कन्या राशि के अंतर्गत विशेष रूप से ये ग्रहण घटित हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कन्या राशि के लिए ये ग्रहण सबसे हानिकारक होने वाला है, सबसे नुकसानदायक होने वाला है। लेकिन यदि हम 12 राशियों को लेकर के इस ग्रहण की बात करते हैं कि किस राशि पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला, एक बात और मैं बड़ा चर्चा करना चाहूँगा। जब भी ग्रहण को लेकर के हम बात करते हैं तो बहुत डर पैदा होता है कि ग्रहण है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि इस बार 2 ग्रहण एक साथ, जैसे आपने सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों की चर्चा की है ना, तो 14 और 15 की रात्रि को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और साथ में शरद पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और जब भी 2 ग्रहण एक साथ घटित हुए हैं, ये नियम है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत विश्व के अंदर उत्पात मचा है। जी। 2 ग्रहण, चाहे इसकी हम पूरी हिस्ट्री अगर उठा करके देख लें, जब भी 2 ग्रहण एक साथ घटित हुए हैं, और अगर आप उठा करके गर्ग संहिता इत्यादि को पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा वर्णन भी प्राप्त होता है कि जब भी 2 ग्रहण, महाभारत काल में भी 2 ग्रहण एक साथ घटित हुए थे, तो 2 ग्रहण अगर एक साथ घटित हो रहे हैं तो सबसे अधिक जो चांस है वो भूकंप आने का चांस या प्राकृतिक आपदा आने का चांस या सुनामी आने का चांस सबसे अधिक देखा गया। जब पिछली बार 2 ग्रहण घटित हुआ था तो आपने कई सारी कंट्री में भूकंप के प्रकोप को देखा था। इस बार भी 2 ग्रहण एक साथ घटित होने जा रहा है। आप ग्रहण के एक महीने के अंतराल के अंतर्गत ही कई सारे भूकंप को देखने वाले हैं। ये परिस्थितियां जरूर होने वाली है। अब ग्रहण को लेकर के अगर हम और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि और ग्रहण हमको क्या प्रभाव देने वाला है, ग्रहण में क्या सावधानियां रखनी है, या ग्रहण में राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो मेष राशि के 6ठे भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है। मेष राशि के लिए शत्रुओं में वृद्धि उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें उत्पन्न हो, ये विशेष होने वाला है। तो शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ये जो इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव होता है वो 6 माह के भीतर पड़ता है। खैर, इसका क्या उपाय करना चाहिए उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। वृष राशि के लिए ग्रहण 5म भाव में घटित हो रहा है, तो आपके लिए संतान को लेकर के विशेष दिक्कतें उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। एजुकेशन में कम मन लगे, संतान को कष्ट हो, पेट में दिक्कत इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। मिथुन के लेकर के अगर चर्चा करेंगे तो मिथुन को लेकर के दुर्घटना इत्यादि का योग बनता है। बिल्कुल, तमाम राशियों के लिए अपनी अपनी सावधानियां हैं, उन्हें बरतनी भी चाहिए। मैं आपसे आखिरी सवाल ही करना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण क्या भारत में लग रहा है? क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा, और अगर नहीं तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखने वाला है? देखिए, सबसे पहले यही एक सुंदर विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ये कनाडा के अंतर्गत लगने जा रहा है, अमेरिका के अंतर्गत लगने जा रहा है, पश्चिमी देशों में इस ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। भारत में क्योंकि रात्रि 8:34 पर प्रारंभ हो रहा है और 2:25 पर खत्म हो रहा है, उस टाइम सूर्य उदय भारत में होगा ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में भारत में इस ग्रहण का या सूतक का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। तो आप लोग अपने पितृकर्म को पूरे दिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप लोग नवरात्रि इत्यादि बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई सावधानी, कोई सूतक काल, किसी चीज़ का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अपनी नॉर्मल दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं उसी प्रकार की दिनचर्या को फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। बच्चों को लेकर क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? चूँकि आपने गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया, बच्चों को भी क्या कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए ग्रहण के वक्त? देखिए, सबसे पहले क्योंकि जहाँ पर यह ग्रहण घटित हो रहा है वहाँ पर खास करके उन बच्चों का, एक बात बड़ा ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को कोई मानसिक समस्या रहती है या जिन बच्चों में चिड़चिड़ापन अधिक रहता है या जिन बच्चों को क्रोध अत्यधिक आता है या जिन बच्चों का चंद्रमा इत्यादि नीचस्थ है, उनके लिए बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हाँ, बच्चे हैं क्योंकि वो भोजन के बिना रह पाएँ ये संभव नहीं है, और कई लोग तो 8:34 के बाद ही भोजन करते होंगे जब ग्रहण लग जाएगा। सो ऐसे कंडीशन में तुलसी का पत्ता पहले तोड़ करके रख लें, है ना। तुलसी का पत्ता
पहले तोड़ करके रख लें और गंगा जल भोजन में डाल करके रखें। बच्चों को वही भोजन दें जिसमें गंगा जल, तुलसी का पत्ता डला हो। लिक्विड पदार्थ सबसे ज़्यादा ग्रहण के समय देने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी बहुत आपका, और तमाम जानकारियाँ हम तक आचार्य जी ने पहुँचाई। किस तरीके से सूर्य ग्रहण में आपको सावधानियाँ बरतनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, खासकर गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, और चूंकि पितृपक्ष में ये सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है तो उस टाइम आप तर्पण किस तरीके से करें, पूरे विधि विधान को आचार्य जी ने बहुत ही सरल तरीके से हम तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और अन्य कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाते रहिए।